था किस तरह से जो बेल्जियम का मॉडल था जिसकी वजह से बेल्जियम में कोई कॉन्फ्लिक्ट आगे नहीं आया। ठीक है, देखिए फिर से हम आपको बताते हैं 1970 और 93 के बीच में बेल्जियम में उनके संविधान में 4 बार अमेंडमेंट किया गया। अब अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, है ना, कोई चीज़ को बदलना और फिर उसको लिखना है। ठीक है, इसमें अरेंजमेंट किया गया है ताकि डिफरेंट सोसाइटी के जो लोग हैं या डिफरेंट जो कल्चर के जो लोग थे, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए और सिविल वॉर जैसी कोई भी प्रॉब्लम या टेंशन क्रिएट नहीं हो जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, सिविल वॉर का मतलब क्या समझते हैं? सिविल वॉर का मतलब बताओ वॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिशन ग्रुप विद इन द कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट हैपन टू लाइक अ वॉर। ठीक है, देश के अंदर ही किसी कंट्री के अंदर ही लड़ाई छिड़ जाना अपनों से, मतलब जैसे कि कोई बाहर के देश से नहीं लड़ना, आपके विद इन कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया है, इंडिया में अगर हिंदू मुस्लिम अगर आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो एक तरह का सिविल वॉर का केस बन सकता है। या कोई ग्रुप है, कोई पार्टी है जो सरकार से लड़ रही है, या कोई जैसे नक्सलाइट्स हैं वो अगर लड़ रहे हैं सरकार से, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग सिविल वॉर कह सकते हैं। या जो जम्मू कश्मीर में सीन है, अगर वो लोग लड़ रहे हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि सर बेल्जियम मॉडल जो बेल्जियन मॉडल है वो क्या है। तो बेल्जियन मॉडल देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहा गया है कि जो नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग हैं और जो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग हैं, उनके जो मेंबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वो बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 10 डच के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, तो 10 फ्रेंच स्पीकिंग भी होगा। इससे क्या होगा कि जब भी वोटिंग होगा तो इक्वल वोटिंग हो सकता है, क्योंकि दोनों की संख्या क्या है, सेम है। यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे की गई है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। एंड सब मेजर लॉ रिक्वायर सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फॉर ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक अ डिसीजन ऑन यूनिलेटरी। इससे क्या होगा कि जो मेजॉरिटी में वहाँ पे लोग रहते हैं बेल्जियम में, वो अकेले किसी मुद्दे पे डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। यूनिलेटरल डिसीज़न का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप के फेवर में डिसीज़न नहीं लेंगे। डिसीज़न तभी लेंगे जब दोनों लोग की सहमति होगी या दोनों ग्रुप की सहमति हो। ठीक है, जैसे समझाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल एक मंदिर बनवाना है। ठीक है, मंदिर बनवाना है, अगर फ्रेंच के 10 मिनिस्टर हैं, उन्होंने वोट किया कि यस बनेगा, ठीक है, और डच के लोगों ने बोला नो नहीं बनेगा, तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि डच में कोई भी राज़ी नहीं था। तभी बनेगा जब दोनों लोग के मंत्री, या 5 फ्रेंच के राज्य हो जाए, 5 डच के राज्य हो जाए, तभी जाके कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरी बात, द मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू द स्टेट। मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन टू बी स्टेट गवर्नमेंट फॉर 2 रीजन ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो लाइन है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पावर कंपलसरी नहीं होगा, यानी बाइंडिंग नहीं होगा। वो फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी को या एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने की। उनका हेल्प कर सकती है, जैसे दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी और सेंटर में बीजेपी। ये दिल्ली सरकार सबऑर्डिनेट से नहीं है बीजेपी की। दिल्ली सरकार चाहे तो बीजेपी की बात नहीं मान सकती है, लेकिन उनके काम में हेल्प कर सकती है। जैसे अभी अगर जैसे कोविड फैला है तो उनके पॉलिसी में सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, दूसरा जो ब्रुसेल था, ब्रुसेल हैज़ द सेपरेट गवर्नमेंट इन बोथ द कम्युनिटी एंड हैव अ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल जो कैपिटल थी, वहाँ पे एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट बनाई गई जिसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिसके वजह से अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे कोई डिस्प्यूट हो तो यहाँ पे सॉल्व किया जा सके, सरकार के वर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्ट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हैं आप लोग? तो हर जगह पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई थी।
अब अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो मैंने अभी बताया, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया ताकि जितने भी ये 3 तरह के लिंग्विस्टिक लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन, इनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आती है किसी भी बात को लेके तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका देख रेख करेगी। बाकी पार्लियामेंट, सेंटर और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, जिसकी वजह से उनके वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो इनको शक्ति दी गई है कल्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाकी जितने और पॉलिसी है वो कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो बेल्जियम का मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था बट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था, वेल मैनर्ड में था, अरेंज था, और यहाँ पे कभी भी सिविल वॉर जैसी घटना नहीं हुई और कोई टेंशन क्रिएट नहीं हुई। ठीक है सर, चलिए अब इसके बाद आता है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अभी तक तो हम लोग पावर शेयरिंग के फॉर्म पढ़ रहे थे, 2 केस भी पढ़ लिया। अब बात आता है कि पावर शेयरिंग क्यों चाहिए, पावर शेयरिंग हमें क्यों चाहिए। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पावर शेयरिंग होना इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि सबकी राय ली जाए। कोई एक व्यक्ति, जैसे कि कोई एक ग्रुप जो है अपने शक्तियों का, कह सकते हो, दुरुपयोग ना करे। जैसे कि हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो वहाँ पे बर्मन डायनेस्टी के सारी पावर थी, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग जो है टैक्स वगैरह बढ़ा देते थे। लेकिन अगर सबको पावर रहेगा तो सबकी बात सुनी जाएगी, सबका साथ सबका विकास जैसा कॉन्सेप्ट एक रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको पॉइंट में आपको इसके नोट्स अगर मैं आपको बोलूँ कि पावर शेयरिंग वाई डिज़ायरेबल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। देखिए दो, देयर आर two different reason, two different set of reason। पहला रीज़न यह है कि द पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग इज गुड because it help to reduce the possibility of conflict between social group। डिफरेंट सोशल ग्रुप जो लोग हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना आए, उसमें पावर शेयरिंग मदद करता है। इसी का हम सब पॉइंट एक लिख सकते हैं। सब पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि सिंस अ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, है ना। कोई सरकार लंबे समय तक चलेगी नहीं, तो जब लंबे समय तक चलेगी नहीं तो डेवलपमेंट का कोई काम होगा नहीं। तो पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पॉलिटिकल ऑर्डर बना रहे, सरकार बनी रहे, तो पावर शेयरिंग हमको नेसेसरी। सेकंड पॉइंट, पावर शेयरिंग, अगर हमें डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए तो पावर शेयरिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो द पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी में मैंने बताया था 2 तरह का पावर शेयरिंग होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और पावर शेयरिंग जो है एक तरह से कह सकते हो कि मोरल नैतिकता है, मोरल रीज़न है, जो कि डेमोक्रेसी में इम्प्लीमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से एनसीईआरटी पे। देखिए यहाँ पे
Thus, the two different set of reasons can be given in favor of power sharing. First, the power sharing is good because to help reduce the possibility of conflict between the social group. यही मैंने लिखवाया था, यही अभी मैंने पॉइंट लिखवाया था. Since the social group often lead to the violence and political instability, the power sharing is a good way to ensure the stability of political order. पावर शेयरिंग से क्या होगा कि हमारी जो स्टेबिलिटी है सरकार की, स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स, स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स. और जब स्टेबिलिटी होगी किस में, पॉलिटिक्स में, तो क्या होगा, गवर्नमेंट भी क्या होगा हमारा, गवर्नमेंट ऑल्सो स्टेबल. और जब हमारा गवर्नमेंट स्टेबल होगा तो डेवलपमेंट और वेलफेयर भी होगा, ऑल्सो कैरिड आउट इन सोसाइटी. Imposing the will of majority community over the other may like attack opposition in short run, but in long run it under the unity of nation. एक कम समय के लिए आप किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप एक खास रियायत और इम्पोर्टेंस देकर उनको आगे तो बढ़ा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश के लिए वो इंस्टेबिलिटी का कारण बनेगा. जैसे कि श्रीलंका का जब हम केस पढ़े थे उसमें आपने देखा था कि स्टार्टिंग में सिन्हालास को तो काफ़ी हेल्प मिली, लेकिन आगे चल के वहाँ पे जो तमिलियन स्पीकिंग के लोग थे उन्होंने कैसे अपनी पार्टी बनाई और सरकार के लिए विरोध किया और किस तरह से सिविल वॉर का कंडीशन हुआ. सिविल वॉर होने के वजह से उनकी इकोनॉमी काफ़ी डैमेज हो गई. तो जो इतनी तेज़ी से उनकी इकोनॉमी बूस्ट की थी, इतनी तेज़ी से उनका देश आगे बढ़ा था, वो भी वापस बहुत ज़्यादा वीक हो गए. ठीक है, क्योंकि कोई भी वॉर जो है आपको देश में इकोनॉमिक लॉस लेके आएगा. ठीक है, तो लॉन्ग रन के लिए किसी लंबे समय के लिए किसी मेजॉरिटी को पावर देना वो एक तरह से तानाशाह बनने के लायक है. जिस तरह से जर्मनी में हिटलर लॉन्ग रन पावर शेयरिंग हिटलर को दे दिया गया, तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का किसी मेजॉरिटी को देना. हिटलर का एग्जाम्पल आप लेके समझ सकते हैं. चलो आगे देखते हैं. The second deeper reason why the power sharing is good for the democratics, the power sharing is a very spirit of the democracy. A democratic rule involves the sharing power within those affected by the exercise and whose rule is affected. तो power sharing जो है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी जिस देश में आपके माइनॉरिटी हैं उनके अगर पावर शेयरिंग माइनॉरिटी को नहीं दिया जाएगा तो वो हमेशा पिछड़े ही रहेंगे. जिस तरह से भारत में दलितों को अगर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ना दिया जाता, आरक्षण ना दिया जाए, तो वो उनका विकास आज भी नहीं होता, आज भी वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े ही रहते. तो पीपल हैविंग द राइट टू कंसल्ट वन दे हैव बी टू गवर्न एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन थ्रू दो पार्टिसिपेट एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम. ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है. ठीक है, अब आते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. तो मैंने आपको बताया था 2 तरह का फॉर्म पावर शेयरिंग होता है. स्टार्टिंग जब बताया था, एक तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और एक वर्टिकल पावर शेयरिंग. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और एक वर्टिकल पावर शेयरिंग. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन द अपोजिशन टू द नेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी. ताकि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये होता है कि जो देश है उसकी यूनिटी बनी रहे. ठीक है, और साथ ही कोई एक सरकार जो है अपनी मनमानी ना करे, उसके लिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है. For a long term, it is believed that all power of government must reside in one person or group of person located in a one place. It was felt that if the power to decide is disappear, it would not be possible to take a quick decision and to enforce them. But this notation has changed within the emergence of democracy. Democracy से आने के पहले ये सोच थी कि पावर शेयरिंग जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में देने से काफ़ी इफेक्टिव गवर्नमेंट चलेगी और देश जो है काफ़ी अच्छा क्या सोच सकते हैं डिसीजन ले सकता है. लेकिन जब जैसे जैसे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लोगों में आया, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो लोगों को समझ आया कि किस तरह से पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होता है. और ये भी एक फॉर्म ऑफ केवल एक व्यक्ति के हाथ में पावर कंसंट्रेटेड ना रहे, बाकी किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसका भी कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी से आया. ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पावर. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी में जो जनता है वो अल्टीमेट सोर्स है किसी भी पॉलिटिकल पावर के लिए. मतलब जनता के पास सारी पावर होनी चाहिए. इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू देयर एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। अगर आपको एक अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए तो जितने भी आपके देश में सोसाइटी में अलग अलग कल्चर, इतनी कंपोजिशन के लोग हैं, उनको भी बराबर का अधिकार देना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए और एक अच्छा पॉलिटिकल ओपिनियन बनाने के लिए। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक policies. Therefore, it follows that in a democratic policy, power should be distributed among the many citizens as the possible. इस तरह से, इस हिसाब से अगर आप डेमोक्रेटिक सरकार बनाना चाहते हैं तो पावर शेयरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर होना चाहिए। तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म। लेट अस लुक सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव कम अक्रॉस। तो पहला, पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन होते हैं जैसे लेजिस्लेचर हो गए, आपके एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, ठीक है, 3 ऑर्गन होते हैं। पहला लेजिस्लेचर who make a law, executive who implement and judiciary who check and balance, ठीक है। और ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कोई एक दूसरे को गवर्न नहीं, कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन ये दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करने का काम करेंगे। कि अगर मान लेते हैं एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो जुडिशरी मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एग्जीक्यूटिव को कह सकती है कि आप जो है ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किए सही से, या आपने जो लॉ इम्प्लीमेंट किया वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए सही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? समय समय पे सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डिसीजन सरकार के लिए या सजेशन सरकार के लिए देती है। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बिकॉज, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब बात आती है वाई हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों हम उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं? बिकॉज इट अलाउ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल। सबकी शक्तियाँ मतलब सब बराबर है, सबके पास पावर बराबर है, कोई एक दूसरे से वीक नहीं है। अगर ये वीक नहीं है तो सब बराबर हैं, इनकी पावर आपस में क्या है? बराबर है। आपस में पावर क्या है? बराबर है। तो अगर आपस में पावर बराबर है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर। इससे क्या होगा कि कोई एक ऑर्गन जो है अपनी शक्ति का अल्टीमेट पावर यूज नहीं करेगा। ईच ऑर्गन चेक एंड बैलेंस जो मैंने बताया था, एंड दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ द पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the function of executive or law made by the legislature. This arrangement is called system of check and balance. ठीक है, मैंने बताया था आपको। फिर अगला है पावर शेयरिंग अमॉन्ग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल मतलब सेंटर, फिर स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट। इनमें जो पावर शेयरिंग होती है, इनमें क्या होता है, स्टेट को कुछ ज़्यादा पावर दी गई है, फिर सेंटर को उससे थोड़ी कम, और लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी और कम। इंडिपेंडेंट भी है बट तब इनका जो कह सकते हो दायरा है अपनी शक्ति को बनाने का, वो अलग अलग लोगों को डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, दिल्ली है, स्टेट है, यहाँ पे पुलिस फोर्स जो पावर है वो सेंटर के पास है, यानी कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल हुई दिल्ली से, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में 2 तरह का होता है, ठीक है, गाँव में पंचायत और शहर में म्यूनसिपालिटी, ठीक है। A general government for the entire country and government at the provincial and regional level, ठीक है। प्रोविजनल रीजनल लेवल मतलब क्या? स्टेट गवर्नमेंट। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री यूजली इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। एंड इन इंडिया वी रिफर टू हैज द सेंटर एंड यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल इज डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री। हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट
follow in all the country. There are many country where the no provisional और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत जगहों पे केवल एक ही सरकार है, जैसे कि चाइना में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है. बट दोज कंट्री लाइक आवर्स वेयर आर द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली ले डाउन द. अच्छा, कहाँ पे मतलब पावर्स के बारे में डिफाइंड है कि स्टेट क्या क्या कर सकती है, स्टेट के पास क्या पावर है, वो क्लियरली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, हमारे संविधान में सारी बातें लिखी गई. ठीक है. बट दिस वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका. श्रीलंका में स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट जैसा मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट जैसा मॉडल था. इस तरह के पावर शेयरिंग को हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं. इस तरह के पावर शेयरिंग को हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं. द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत. दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व इन द हायर लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? और भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हमारे अलग अलग जैसे कम्युनिटी है, जैसे कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट था, उनके में भी कुछ पावर है, उनको भी कुछ पावर दिया जाता है. या जैसे धर्म समुदाय हैं, हिंदू के जैसे हिंदू महासभा है, मुस्लिम समुदाय है, क्रिश्चियन समुदाय है, सिख समुदाय है, उनको भी कुछ पावर दिया गया है कि वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं अपने कम्युनिटी या अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए, या सरकार की पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, या जैसे कोई NGO है वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है. इस तरह का भी पावर शेयरिंग देखा जाता है. ये थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग में आता है. द पावर में ऑल्सो बी अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच हैज रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप. कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट. इन सम कंट्री देयर आर constitutional and legal arrangement where the socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. Last year we studied the system of reserve constituency. ये बताइएगा आप लोग क्या होता है in assembly and the parliament of our country. This type of arrangement is means to give the space in government and administration to diverse social groups who otherwise वुड फील एलिमिनेटेड फ्रॉम द. जैसे समाज में कुछ वीकर सेक्शन के लोग, जैसे वुमेंस रिप्रेजेंटेशन कम है तो पार्लियामेंट में उनके लिए आरक्षण कर दिया गया, या दलित हैं उनके लिए, या जो वीकर सेक्शन के लोग अनटचेबल है उनको जो है हमने कुछ पावर शेयरिंग दे दिया ताकि वो अपना वेलफेयर कर सकें. इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग कह सकते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप. ठीक है. पावर शेयरिंग जो पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेशर ग्रुप है. प्रेशर ग्रुप होता है जैसे हम बोले अगर किसान महासभा होता है, फार्मर एसोसिएशन होता है, मिल मजदूरों का एसोसिएशन होता है, व्यापारियों का एसोसिएशन होता है, जो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाती हैं उनके वेलफेयर के लिए रूल्स बनाने के लिए. ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रुप कहते हैं. ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है. ठीक है. ठीक है. चलिए ये देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है अच्छे से. द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी में भी पावर शेयरिंग होती है. जैसे एक पार्टी होती है जो जीतती है उसको विनर पार्टी कहते हैं, जो हारती है उसको हम लोग अपोजिशन पार्टी कहते हैं. अपोजिशन पार्टी का भी उतना ही रोल होता है सरकार के कामकाज में, ताकि जो सरकार जीती है उसके काम पर ध्यान दे कि वो सही कर रही है नहीं कर रही है, और कुछ गलत कर रही है तो जनता के बीच में उनकी बातों को प्रेजेंट करने का काम करते हैं. तो वो भी तरह का पावर शेयरिंग अपनी बात को रख सकते हैं. इसलिए जो पार्टी अगर हार रही है तो भी वो पार्लियामेंट में बैठती है, कुछ सीट उनकी रिजर्व जहाँ से वो जीते रहते हैं. इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव अ फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर ऑफ द पावर. आप जब चुनाव होता है तो ये आपके पास है कि आप किसको चुनना चाहते हैं. ठीक है. समझ रहे हैं आप लोग? तो पॉलिटिकल पार्टी में भी होना पावर शेयरिंग होता है. इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसी this take the form of competition among the different parties and such competition ensure that power does not remain in one hand. पॉलिटिकल पार्टी में होने की वजह से ऐसा नहीं होता है कि अगर बीजेपी जीत गई तब आप आने वाले 100 साल तक बीजेपी ही रूल करेगी, ऐसा नहीं है. बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन होने की वजह से पावर जो है किसी एक पार्टी के पास नहीं लंबे समय तक रहेगी, और लंबे समय तक नहीं रहेगी तो उनके अंदर अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो वो सब वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे. इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं. इन लॉन्ग रन पावर शेयर अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप, एंड समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन द 2 or more पार्टीज फ्रॉम अलायंसेस कंटेस्ट इलेक्शन. अब आप लोग बताइएगा व्हाट इज अ कोलिजन गवर्नमेंट, इसके बारे में हम लोग बताएंगे. ठीक है सर. तो ये था चैप्टर जो कि हमने पावर शेयरिंग हमने पढ़ा काफ़ी अच्छे से, और इसके बारे में मैंने कोशिश की आपको समझाने का. और आपकी कोई भी राय हो, विचार हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा.